हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्लास 10th के बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के अगले टॉपिक में। और अगला जो टॉपिक है ये हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र। तो आइए बिल्कुल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो भी सवाल बनता है हम उस हर एक सवाल की चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले चीज़ इस डायग्राम को देखिए। मैंने बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाया यहाँ पे बस आपके लिए ये। तो समझिए, पहले इस डायग्राम को समझिए। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहली चीज़ आप इसको, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप इस पूरे तंत्र यानी इस पूरे सिस्टम को समझिए। ये है श्वसन तंत्र। क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इसमें स्टार्टिंग में अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखेंगे तो शुरुआत देखिए, हम किसी भी डायग्राम की शुरुआत करते हैं तो हम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखिए, इसका जो मुख गुहा और मुख गुहा के ऊपर इसमें जो है आपका नासा द्वार है। अब दोनों के काम सुनिए, दोनों के काम सुनिए। तो जो मुख गुहा है ये भोजन को, खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसको अपने अंदर लेने के लिए ये जो है आपका जो अंग है ये कार्य करता है। दूसरा जो आपका नासा द्वार है, ये आपका ये जो नासा द्वार आप देख सकते हैं, ये नासा द्वार है। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गैसों को अंदर अपने जो है फेफड़ों तक ले जाते हैं। ये है नासा द्वार। तो यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो है मुख गुहा का जो कार्य, यहाँ पे ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि कभी कभी जब हम नासा द्वार को बंद कर लें तब हमारा जो है ये आपका जो है मुख गुहा भी आपका ये कार्य करता है। कैसे कार्य करता है आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। आप नासा द्वार को बंद करिए तो आप सांस जो है मुंह से भी ले सकते हैं, है कि नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ये जो मुख गुहा है, माउथ कैविटी है या ओरल कैविटी है, ये आगे जा करके आपकी जो है उसी क्या नाम है, आप देखिए दोनों का एक ही रास्ता आगे चल करके हो जाता है। तो देखिए, अब इसको समझिए, डायग्राम को समझिए। देखिए, ये जो ग्रसनी है, ये जो आपकी ग्रसनी है, शुरुआत में ये मुख गुहा और नासा द्वार दो भागों में टूटती है। देखिए, दो इसके पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका नासा द्वार हो गया, नीचे इसका हो गया मुख गुहा हो गया। और दोनों आगे मिलकर कहाँ मिलते हैं? दोनों मिलते हैं ग्रसनी में, और दोनों का मार्ग एक ही हो जाता है। अब आगे बढ़िए। देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये कंठ है। क्या है? कंठ है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं लैरिंग्स बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो लैरिंग्स है ये इसका बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका कार्य क्या है? ये जो लैरिंग्स है ये डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में इस पूरी ग्रसनी को। अब 2 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक पार्ट होगा जो कि नासा द्वार से आई हुई हवा को या वायु को ले जाएगी फेफड़ों में। कहाँ ले जाएगी? फेफड़ों में। और दूसरा जो पार्ट होगा वो ग्रसनी में आए हुए भोजन को ले जाएगा आमाशय में। कहाँ? आमाशय में। दोनों का मार्ग एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना होगा जिससे कि आपका जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, वो फेफड़ों में ना जा पाए। कहाँ पर? फेफड़ों में ना जा पाए। इसलिए यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस पाया जाता है। उसकी चर्चा हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर है वो। एपिग्लोटिस क्या करता है? यहाँ इस जो है कंठ में वो यहाँ पर एक लॉक की तरीके कार्य करता है। वो एक जो है अवरोधक की तरह कार्य करता है, जो कि फेफड़ों में खाद्य पदार्थों यानी कि भोजन को जाने से रोक देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये हमारा जो है उपास्थि वलय है। क्या है? ये उपास्थि वलय है। यहाँ पे जो है ये नर्म हड्डियाँ होती हैं, या यूँ कहें कि यहाँ पर जो है ये जो हड्डी है ये उपास्थ की बनी होती है। किसकी? उपास्थ की बनी होती है। बात समझ में आई? ये उपास्थ की हड्डी बनी होती है। और इस पूरे पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्वास नली, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया आके जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें? 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और दोनों पार्ट को बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी बोलते हैं। श्वास नली, जो आपकी श्वास नली है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है और वो दोनों पार्ट जाकर के दोनों फेफड़ों में चले जाते हैं। किसमें? दोनों फेफड़ों में जाते हैं। और कैसे इनका आगे डिवीजन होता है आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने जाना कि कंठ आगे जा करके किसमें बदलेगा? श्वास नली में। और श्वास नली बनी होती है किसकी? उपास्थि वलय। उपास्थि वलय क्या करता है? श्वास नली को
जो है, जैसे कि आपका जो हार्ट है या फेफड़ा है उसको ढकने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास पसलियाँ हैं, वैसे ही जो ये आपकी जो श्वास नली है ये एक्सीडेंट में ख़राब ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, इसका जो है दुर्घटना में ख़राब ना हो, इस वजह से एक उपास्थि का वलय हड्डियों का बना होता है, उसी के अंदर ये पाइप होता है, ठीक है, जिससे कि ये कभी दुर्घटना में ख़राब ना हो। तो ये हड्डियों का एक बना हुआ एक जो है वलय होता है, ठीक है। देखिए उसमें वलय बने हुए हड्डियों के, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 फेफड़े आपके पास में हैं, फेफड़ा 1 और फेफड़ा नंबर 2, और इन्हें कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं, अपने लंग्स कहते हैं, लंग्स। बात क्लियर हुई? अब देखिए हमने एक लंग्स को 20 से सेक्शन काट दिया है, अनुप्रस्थ काट आपको हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, एक को हमने नहीं काटा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इन कलर को देखिए, यहाँ पे इन कलर को देखिए, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये पसलियाँ हैं, क्या है? ये पसली हैं, ये है पसली। और यहाँ जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये हमने इस फेफड़े के अंदर के पार्ट को दिखाना चाहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे तो ये क्या है, ये आपकी श्वसनी है, और आगे हमने इसको और डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि श्वसनिका में देखिए, अब ध्यान दीजिए कि श्वास नली आगे जाकर डिवाइड होती है श्वसनी में, और श्वसनी आगे जाकर के डिवाइड होती है किसमें? श्वसनिका में। किसमें? श्वसनिका में डिवाइड होती है, और प्रत्येक श्वसनिका पे लगे होते हैं क्या? अल्वेओली, अल्वेली नहीं, अल्वेओली, ठीक है। अब देखिएगा उन्हें कुपिका भी कहते हैं, उनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं, बिल्कुल विस्तार से बने रहिए बस मेरे साथ, ठीक है। आगे देखिए श्वसनिका में डिवाइड होगा और इन्हीं पे लगा होगा क्या? देखिए यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को बाहर दिखाया है, देखिए इन्हीं पे लगा होगा ये अल्वेओली, इन्हीं का तो मुख्य कार्य है, इन पे चर्चा बिल्कुल विस्तार से करेंगे, बस बने रहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे फुफ्फुस हो गया, ये नीचे देखिए फेफड़ों के नीचे आपका डायफ्राम होता है, और डायफ्राम के नीचे क्या है? डायफ्राम के नीचे आपका आमाशय है, क्या है? आमाशय है। अच्छा, ये जो डायफ्राम है और जो पसलियाँ हैं दोनों मिल करके, इनका दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होता है श्वास फेफड़ों को फूलने और उसको क्या नाम है, संकुचित होने के लिए। कैसे? जो है ये वायु को नीचे अंदर यानी कि अंदर खींचते हैं, और वो बाहर आपको जो है CO2 को बाहर निकालते हैं। दोनों में अहम रोल होता है इन पसलियों का और डायफ्राम का, उसकी चर्चा भी करेंगे अभी। तो ये क्लियर हुआ, हमने इसके एक पार्ट को यहाँ पे दिखाया है। और ये कुपिका, ये क्या है? कुपिका है। कुपिका में ही गैसों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, सब कुछ हम समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ने वाले हैं श्वसन। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। क्या होता है श्वसन? श्वसन क्या है समझिए पहले चीज़ को। जैसे आपने भोजन को खाया, भोजन को खाने के बाद में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एनर्जी, कार्य करने के लिए क्षमता चाहिए, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होगी? क्या भोजन से तुरंत आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने भोजन को मुख से खाया, मुख से खाने के बाद में समझिए पहले, आपने भोजन को खाया, आपका भोजन कहाँ गया? आपका गया सीधे आपका किस में गया? आपका ग्रास नली में गया। उसके बाद यहाँ पर आमाशय नहीं बना, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसके पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल विस्तार से समझाया है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। पाचन की क्रिया प्रारंभ होगी, धीरे धीरे वह भोजन आपका पचेगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मददगार होते हैं। उसके बाद पचने के बाद वो आपका जो भोजन है वो अवशोषित होगा, उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा? ऊतक में जाएगा, या फिर यूँ कहे कि कोशिकाओं में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। अच्छा, भोजन जब कोशिकाओं या ऊतक में पहुँचता है तो वो पहुँचता है ग्लूकोज के रूप में। किस में? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में पहुँचता है, यानी कि C6H12O6, ठीक है। आज की क्लास की जो चर्चा है बस आप सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ किस रूप में पहुँचता है? ग्लूकोज के रूप में पहुँचता है। ये कहाँ पहुँच गया? ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुँच गया और रक्त के माध्यम से गया। किसके माध्यम से गया? रक्त के माध्यम से जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त के माध्यम से वहाँ पहुँचने के बाद आपको, आप जानते हैं कि आपका शरीर अरबों कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। आपका चाहे हाथ हो, पैर हो, कोई भी आपका अंग हो, सभी बने होते हैं मिलकर ऊतक से, और ऊतक मिल करके बना होता है कोशिकाओं से, ठीक है। बात समझ में आई? तो हर एक कोशिका में एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इसके लिए आपके पास कच्चा मटेरियल का पहुंचा, क्या पहुंचा भैया? ग्लूकोज पहुंचा। अब इस ग्लूकोज को हम अगर जला दें, आप जानते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब जलाते हैं तो दो चीज़ें बिल्कुल आपको तय है कि आपको मिलेंगी, और तीन चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो आपको मिलेगी क्या? आपको मिलेगी CO2, और दूसरी चीज़ मिलेगा आपको H2O, और तीसरी चीज़ आपको मिलेगा ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। आपने इससे पहले की क्लास में अगर देखा होगा तो मैंने विस्तार से समझाया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन चीज़ें तो बनना बिल्कुल तय होगा। वो चीज़ें क्या हैं? CO2, H2O और एनर्जी। जलेगा तो एनर्जी आपको प्राप्त होगी। यही एनर्जी आपकी स्टोर होती है ATP के रूप में,
और वही यूज होती है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो श्वसन की परिभाषा समझिए। परिभाषा को यहाँ पे नोट मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप उसकी डेफिनेशन को समझिएगा, मैंने समझा दिया है। आप उसकी इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन को देखिए। मान लीजिए आपके पास में क्या है, आपके पास में ग्लूकोज है। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को आपने जलाया किससे, O2 से लाया, और क्या बनेगा ये आपका बनकर तैयार होगा क्या, CO2, और प्लस में H2O, और प्लस में क्या, एनर्जी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये है श्वसन की रिएक्शन। क्या है ये है श्वसन की केमिकल इक्वेशन है, जो कि हर एक कोशिका में ये घटित होती है। बात समझ में आई? अब इसको विस्तार से समझेंगे कैसे ये होता है, फिर हम इस पर फिर से दोबारा आएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, और कैसे आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से ये जो कोशिका है ये किस प्रकार से कार्य करती है गैसों के लेन देन में। ये बात क्लियर हुई? तो आइए हम चर्चा करेंगे श्वसन के प्रकार पे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि श्वसन की जो मूल रिएक्शन है यही है। कौन सी है? यही है। तो आइए इसको मिटाते हैं, श्वसन की बात करते हैं। एक बार फिर समझिए, देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, श्वसन की बात करें, किसकी बात करें, श्वसन की, तो श्वसन में आप जानते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ग्लूकोज, आपके पास में होगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज की बात करें तो आपके पास में होगा ये, इसका हम आपको केमिकल फार्मूला दिखा देते हैं, C6H12O6। ये इसका क्या होता है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, ये होती है ऊतक या कोशिकाओं। देखिए इस बात को समझिए, श्वसन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अच्छा श्वसन की जब भी हम बात करते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है, तो समझिए इसको, इस तरह मिटा देते हैं। समझिए इस चीज़ को, आपके पास में होगा क्या, आपके पास में होगा ग्लूकोज, आपके पास में होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपका जो है किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले इसको समझाते हैं अभी। ये कोशिका द्रव में, कहाँ, कोशिका द्रव में, मैंने पहले ही कहा कि ये कोशिका द्रव में होने वाली घटना है। किसमें है, कोशिका द्रव में। मूल रूप से कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। लेकिन अभी समझिए इस चीज़ को, अभी समझिए। देखिए कोशिका द्रव में, अब पहले समझिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही आसान नहीं होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कैसी है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो समझिए पहले। हालांकि आपके सिलेबस में इतना जटिल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए, श्वसन में समझिए, इसको थोड़ा पहले समझिए फिर लिखते हैं। देखिए श्वसन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पहले कन्वर्ट होता है आपका पायरुविक अम्ल में। किसमें, पायरुविक अम्ल में। और ये जो घटना है, ये घटना होती है किसमें, ये घटना होती है कोशिका द्रव में। किसमें, द्रव में, कोशिका द्रव में ये घटना संपन्न होती है। इसको क्यों ना हम यहीं लिख लें, क्यों ना इसको हम यहीं पर नोट कर लें। देख लीजिए, देखिए कोशिका द्रव में ये घटना होती है, और यहाँ से क्या बनता है, यहाँ बनता है पायरुविक अम्ल। क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। अब ध्यान दीजिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, कितना है, इसमें है 6 कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो पायरुविक अम्ल बनता है इसके पास होते हैं मात्र 3 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 3 कार्बन। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके मॉलिक्यूल बनेंगे 2। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पायरुविक अम्ल जो बनता है इसके बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद सुनिए, इसके बाद देखिए, अब जो श्वसन है इसके कई प्रकार हो सकते हैं। कई क्या, बहुत सारे प्रकार नहीं, इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कितने हैं, 2 प्रकार हैं। एक है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। कितने हैं, 2 मात्र प्रकार हैं। पहला है एरोबिक श्वसन रेस्पायरेशन, और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो अब देखिए ध्यान से,
यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये दोनों में सेम होती है। दोनों में कैसे होती है? दोनों में बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इसके बाद पायरुविक अम्ल का जो भी विघटन होगा आगे, इसके लिए जिम्मेदार होगा कौन? इसके लिए जिम्मेदार होगा ऑक्सीजन। कौन होगा? ऑक्सीजन। तो अब देखिए, हम इस पायरुविक अम्ल को आगे तोड़ना चाहेंगे। तो देखिए, अगर हम इस पायरुविक अम्ल की बात करें तो एक बार हम यहाँ से इसको नोट करते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका पायरुविक अम्ल। देखिएगा, इसको पूरा मिटाते हैं, एक बार फिर से देखिए, देखिएगा। आपका जो पायरुविक अम्ल प्राप्त हुआ है, कौन सा प्राप्त हुआ है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल। अब देखिए, ये पायरुविक अम्ल आपका कितने तरह से ये आगे एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता है आपकी कोशिकाओं में या आपके ऊतक में। तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। देखिए, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम बात करें कि ये जो है अगर किसी जीवाणु में है या किसी सूक्ष्म जीव में है, जैसे कि ईस्ट, किसमें? ईस्ट की बात कर लें। अगर ये प्रक्रिया आपकी ईस्ट में हो रही है, किसमें? मान लीजिए ये प्रक्रिया आपकी ईस्ट में हो रही है। अगर ये ईस्ट में है तो ये वायु की अनुपस्थिति में होगा। वायु की अनुपस्थिति में होगा, ध्यान दीजिए। और वायु की अनुपस्थिति में जब भी पायरुविक अम्ल का विघटन होगा तो आपका बनेगा क्या? C2H5OH, C2H5OH। और प्लस में आपको प्राप्त होगी ऊर्जा। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। अच्छा, और क्या प्राप्त होगा? और कुछ बनने वाला है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल आपको प्राप्त होगा। आपको प्राप्त होगा क्या? आपको प्राप्त होगा यहाँ पे CO2। क्या प्राप्त होगा? CO2। तो तीन चीज़ें आपने देखा कि इस पायरुविक अम्ल का विघटन हुआ, कहाँ हुआ? ईस्ट में हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ? एनर्जी प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, ये तीन प्रोडक्ट आपके जो प्राप्त हुए हैं ये कई बार पूछे गए हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपको उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं। तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया आपको। इसकी जगह पे और सारे आपको जो है ऑप्शन में दिखाई देंगे, तो आपको टिक करना रहेगा एथेनॉल। क्या टिक करना रहेगा? एथेनॉल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें कि ईस्ट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, ईस्ट में तो एक होता है जाइमेज एंजाइम। कौन सा होता है? जाइमेज एंजाइम। एक होता है इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम, ध्यान दीजिए, मैं उसी नाम को दो बार कह रहा हूँ, इन्वर्टेज एंजाइम। एक होता है डायस्टेज एंजाइम। कौन सा? डायस्टेज एंजाइम। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ईस्ट में ये जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आपके जो है दो एंजाइम। कौन से? दो एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रक्रिया के लिए, मात्र इस प्रक्रिया के लिए कि पायरुविक अम्ल से ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो, इसके लिए जिम्मेदार है कौन? सिर्फ और सिर्फ जाइमेज एंजाइम। कौन? जाइमेज एंजाइम। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रक्रिया इस प्रकार से हो रही हो, थोड़ा समझिए इसको, यहाँ समझिए इसको। मान लीजिए आपके पास में ग्लूकोज ना होकर क्या हो? आपके पास में चीनी हो। क्या हो? चीनी हो। तो चीनी से आप जानते हैं चीनी का फार्मूला क्या होता है? चीनी का देखिए C12H22O11। अच्छा, ये सबसे पहले टूटेगा ग्लूकोज में। आपने सुना होगा सीरे से शराब बनती है, अल्कोहल बनता है। तो ये क्या है? ये सीरा है, ग्लूकोज नहीं है। ये क्या है? ये सीरा है, गन्ने से प्राप्त हुआ सीरा है। यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम कार्य करता है। और ये प्राप्त होता है क्या? ये प्राप्त होता है आपका ग्लूकोज, और साथ में आपका प्राप्त होता है आपका फ्रक्टोज प्राप्त होता है। इस ग्लूकोज का अब पुनः किस में कन्वर्जन होगा? अब पुनः होगा आपका जो है, पुनः आपका ये कन्वर्जन होगा C2H5OH में, और प्लस में CO2, और प्लस में आपका एनर्जी। और यहाँ पे कार्य करेगा आपका जाइमेज। कौन कार्य करेगा? जाइमेज कार्य करेगा। यानी कि इन्वर्टेज एंजाइम भी, ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेज एंजाइम भी यदि आप सीरे से अल्कोहल बना रहे हैं तो सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा? शुगर केन यानी गन्ने की जो शक्कर है, जो सीरा है, उसका इन्वर्जन करेगा। ठीक है। और इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो शुगर है वो जिससे बनी हुई है, किससे बनी होती है? आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, दोनों में टूट जाता है। बात क्लियर हुई? तो हमने इसकी चर्चा कर ली।
और यहाँ पे जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है कम मात्रा में होती है, लगभग 2 ATP के आसपास की। इसको आपको बस ATP की आपको नहीं याद करना, बस ये समझिए कि ये रिएक्शन आपको याद करना है, इसके पूरे एंजाइम्स को भी याद कर लीजिए। दूसरा देखिए, मान लीजिए आपके पास में, अब देखिए पहले हम तीसरे की बात करेंगे, देखिए यहाँ देखिए, वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में, अच्छा जब वायु उपस्थित होगी, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, वायु की। हम जब भी बात करेंगे, जब भी वायु की बात करते हैं, अच्छा आपको पता है कि वायुमंडल में 78% लगभग होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। अच्छा, वायुमंडल में आप जानते हैं कि लगभग 99% 2 गैसें होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी हम वायु की बात करेंगे तो उसमें या तो होगा नाइट्रोजन या तो होगा आपका ऑक्सीजन। तो यह, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो देखिए, पायरुविक अम्ल का वायु की उपस्थिति में विघटन होता है किसमें? CO2 और प्लस में H2O में, और आपको प्लस मिलेगा एनर्जी। क्या मिलेगा? एनर्जी प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो ATP के रूप में एनर्जी आपको मिलती है वो 38 ATP होता है। कितना होता है? 38 ATP होता है। ठीक है, इस टॉपिक का आपका बिल्कुल ये सारांश हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि वायु की उपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल है, 3 कार्बन का जो यौगिक है वो लास्ट में आपका जो है 1 कार्बन वाले यौगिक में टूट जाता है, CO2 में। किसमें? CO2 में। बात क्लियर हुई? यहाँ देखिए, ये 2 कार्बन का यौगिक है, यहाँ पे ये। अच्छा, अब ये पायरुविक अम्ल के पास में कितने? इसके पास में 3 कार्बन यौगिक था। ये कितना था? ये 3 कार्बन यौगिक था। और ये कितने बने हैं? इस संख्या में 2 बने हैं। तो 2 3 6 होगा। यहाँ पे CO2 कितना बनेगा? ये 6 बनेगा। ये पूछा गया है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दहन पे कितनी CO2 के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं? कितने प्राप्त होते हैं? 6 प्राप्त होते हैं। बात क्लियर हुई? अगर हम H2 की बात करें तो आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज में कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब यहाँ पे 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ बनेंगे आपको 6 H2O बनेंगे। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये बात समझ में आई। इसके अतिरिक्त हम तीसरे पार्ट पे आएंगे। ये कब होता है? सोचिए, ध्यान से सुनिए, पहले इसको ध्यान से सुनिए। पहले देखिए, जब आप मेहनत करते हैं, बहुत सारा कार्य कर लेते हैं, पूरा दिन थक जाते हैं, तो आपके मसल्स में पेन होता है, दर्द होता है। और ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक एसिड जम जाता है। और उस लैक्टिक एसिड के जमने का जो कारण है, वो कारण है श्वसन। और वो श्वसन कैसा है? वो भी आपका अवायवीय श्वसन है। कैसा है? अवायवीय श्वसन है। लेकिन ये होता है वायु के अभाव में। कैसे होता है? वायु के अभाव में। वायु के अभाव में कब? जैसे मान लीजिए आप दौड़ कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी उसमें आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी जो कोशिकाएं हैं जिनमें ये श्वसन हो रहा है वायु की उपस्थिति में, उतनी एनर्जी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इमरजेंसी में कुछ एनर्जी और बना ली जाती है, और उसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो वायु के अभाव में होती है। किसमें? वायु के अभाव में। मसल्स में जो है, आपके हाथ पैर की जो मसल्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती उतनी मात्रा में, इतनी जो है उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? इमरजेंसी में वो जो ग्लूकोज उसके पास होता है, उससे एनर्जी वो प्राप्त करने लग जाता है मसल्स। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल आपका यहाँ से बनेगा। और साथ में आपका बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा? ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो ये देखिए, ये है ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में कन्वर्जन से लेकर के उसके विभिन्न पथों से हो करके एनर्जी को उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके, ये विभिन्न पथ हैं ये। तो पहला आपने देखा कि वायु की अनुपस्थिति में ये जैसे ईस्ट में होता है, या कुछ जीवाणुओं में भी होता है। वायु के अभाव में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ये कहाँ होता है? ये होता है भैया, ये होता है मसल्स में, यानी कि आपकी पेशियों में होता है। किस में होता है? पेशियों में। पेशियों में होता है। कहाँ होता है? पेशियों में आपके होता है। आपको थकान महसूस होती है, वो आपका लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, हमने इस पर चर्चा कर ली। अब आइए फिर हम चर्चा करते हैं, एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं, कैसे गैसों का लेन देन या आदान प्रदान कैसे संभव हो पाता है, इस पर चर्चा करेंगे।
तो देखिए इस चीज़ को समझिए बिल्कुल। आइए देखिए यहाँ पर देखिए, हमने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको दिखा रखा है। इस फ्लो चार्ट को समझेंगे तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कूपिका जो है, कूपिका रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसके लिए एक फ्लो चार्ट को समझिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वायु की हम जब भी बात करेंगे तो O2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? O2 की बात करेंगे। अब देखिए O2 जो है आपका, यहाँ देखिए ये आपका नासा द्वार है। क्या है? नासा द्वार है। इस नासा द्वार से O2 जाएगी सीधे कहाँ? आपके यहाँ से देखिए, आपके श्वास नली से होते हुए आपका जो है कहाँ जाएगा? आपके देखिए यहाँ पे आपका श्वसनी पहुँच जाएगा। कहाँ से? श्वसनी में जाएगा। यहाँ से होते हुए सीधे समझिएगा, सीधे आप समझिए इसी को, कहाँ जाएगा? कूपिका में जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वायु सीधे कहाँ जाएगी? वायु सीधे जाएगी कूपिका में। कहाँ जाएगी? कूपिका में जाएगी। और इसके बीच में विभिन्न प्रकार के अंगों से होकर के जा रही है, उनको आप समझिए। तो वायु कहाँ जाएगी? कूपिका में जाएगी। अब पूरा खेल जो कूपिका में होगा उसको समझिए। ये है कूपिका। देखिए यहाँ से O2 अंदर हिल रही है। यहाँ देखिए O2 अंदर जा रही है आपकी O2। ये धीरे धीरे आपकी कहाँ जाएगी? ये जाएगी कूपिकाओं में। कूपिका में पहुँच गई। ये पहुँचने के बाद में अब देखिए क्या होता है। कूपिकाओं में अंदर पाया जाता है एक जाल। क्या पाया जाता है? एक जाल पाया जाता है और बहुत ही वो सूक्ष्म होता है। उसमें जा कर के आपके जो O2 के मॉलिक्यूल होते हैं वो फंस जाते हैं, या यूँ कहें कि वहाँ से इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा इनको कूपिकाओं में अंदर रक्त वाहिनियों में ले लिया जाता है। किसको लेते हैं? O2 को। किसको लेते हैं? O2 को। तो O2 कहाँ चली गई? रक्त वाहिका में। और रक्त वाहिका में जाने के बाद में वो रक्त से मिल जाएगी। और रक्त की हम जब बात करें तो RBC की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? RBC की बात करेंगे। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करेंगे। क्यों इसकी बात करेंगे? यहाँ पे वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो RBC में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? रक्त वाहिका से में आई हुई O2 को वो जो है अपने हीमोग्लोबिन अपने मॉलिक्यूल में उसको जो है बांध लेता है। ठीक है, इस बात को समझिए। यहाँ से बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो HbO2 बना है इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये आपका बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, इसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने सतह के ऊपर। तो अब देखिए ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो कि RBC पर है, ये धमनी द्वारा कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। और कोशिकाएं आपके पूरे शरीर में हैं, पूरी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं में पहुँच जाएगा। कोशिकाओं में पहुँचने के बाद की जो प्रक्रिया है उसको समझिए। कोशिकाओं में पहुँचने के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज मौजूद है पहले से, जो कि हमें भोजन से प्राप्त हुआ है पाचन क्रिया के दौरान, ठीक है, वो पहले से कहाँ मौजूद है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ये ग्लूकोज मौजूद है इसका हो जाता है अवायवीय श्वसन और बन जाता है पायरुविक अम्ल। क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका पायरुविक अम्ल बन जाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। अब ध्यान दीजिए कि जो आपका O2 है ये पायरुविक अम्ल को ही तोड़ेगा, ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ता। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो अब देखिए पायरुविक अम्ल आपका जो है यहाँ से 3 कार्बन यौगिक होता है और आपका जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन यौगिक होता है। जैसे ही पायरुविक अम्ल बनता है, ये पायरुविक अम्ल उसी कोशिका के, दूसरी कोशिका नहीं, उसी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समझिए इसको क्या होगा? ये जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल जाएगा किस में? ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसी में होगा क्या? इसी में होगा ऑक्सी श्वसन। क्या होगा? ऑक्सी श्वसन। इसी में क्या होगा? इसी में होगा आपका ऑक्सी श्वसन होगा।
और एक बहुत बड़ा साइकिल चलता है एंजाइम्स का, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे और बनता है आपका क्या, और बनता है आपका एटीपी, यानी कि एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करते हैं कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात क्लियर हुई। चलिए इस बात को समझिए। अब देखिए इसी प्रक्रिया के दौरान आपकी CO2 मुक्त होगी। CO2 का उत्पादन कहाँ होगा, कोशिकीय स्तर पर यानी कोशिका में होगा। वहाँ से आप देखिए CO2 बनने के बाद उसे बाहर निकलना होगा। तो बाहर कैसे निकलेगी इस बात को देखिए। आइए देखिए, कोशिकाओं में आपकी CO2 बन गई। कहाँ बन गई, कोशिकाओं में आपकी CO2 तैयार हो गई। और कैसे तैयार हुई है, ऑक्सीजन श्वसन से तैयार हुई है। तो देखिए वही माध्यम रहेगा इसके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए। CO2 रक्त वाहिकाओं में जाएगी। कहाँ जाएगी, रक्त वाहिकाओं में जाएगी, क्योंकि रक्त वाहिकाएं प्रत्येक कोशिकाओं के संपर्क में होती हैं। ठीक है, वो कोशिकाओं के संपर्क में हमेशा होती हैं, जिसके माध्यम से वे लेन देन करती हैं पदार्थों का। ठीक है, अब देखिए CO2 का रक्त में क्या होगा, CO2 का रक्त में विसरण होगा। क्या होगा, विसरण होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 60% लगभग जो CO2 है, 60% लगभग कितना, 60% आपका जो CO2 है, ये 60% का CO2 ये बाइकार्बोनेट, या यूँ समझें कि आपका जो है HCO3 होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में जो है यहाँ से ये आपका जो है बाहर निकलेगा। तो लगभग 60% जो CO2 है ये बाइकार्बोनेट के रूप में आपका जो है ये बाहर निकलता है कोशिकाओं से। ये ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना समझिए कि 60% बाइकार्बोनेट के रूप में ये बाहर निष्कासित की जाती है। बाकी की बची हुई जो CO2 है वो विसरण के माध्यम से या अन्य माध्यम से बाहर निकलती है। अब देखिए CO2 का कूपिका कोश में क्या होगा, विसरण होगा। अब यहाँ पर फिर आ जाइए, रक्त से आने के बाद में ये जो कूपिका है, अल्वेओली है, इसमें जो CO2 है उसका पुनः क्या होगा, विसरण होगा। और उस विसरण के दौरान CO2 को रक्त से बाहर निकाल दिया जाएगा और कहाँ पर आ जाएगी, वो कूपिका कोश में आ जाएगी। कहाँ जाएगी, कूपिका कोश में आ जाएगी। उसके बाद में CO2 का बाहर निष्कासन होगा, किसके द्वारा, नासा द्वार से। यहाँ से होते हुए अब देखिए पुनः ये आपका जो है श्वसनीय उपास्थि वाले होते हुए आपका जो है बाहर ये निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है सुनने में, समझने में, लेकिन यहाँ पर इसके जो श्वसन की प्रक्रिया है मूल रूप से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कहने का मतलब डिफ़िकल्ट हम लोग को याद करने के लिए होती है बस, बाकी वो तो नेचुरल है। कैसी है वो, नेचुरल है, वो तो होती ही रहती है। बात समझिए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है ये आपके समझ में बिल्कुल आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अन्य किसी टॉपिक के साथ में। यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।